हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार गौतम। यूँ तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलाने की कोशिश करता हूँ और आज जिस शख्सियत से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिला गाज़ियाबाद में पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, आस-पास के राज्यों की बात की जाए, वहाँ तक उनका नाम गूंजता है लोगों के दिमाग में। हमारे साथ हैं हर्ष टीएनटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीपी त्यागी जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हाँ, त्यागी जी देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों के बीच में आपका नाम चर्चा में रहता है, कहीं न कहीं आप सोशल एक्टिविटी में भी रहते हैं, सामाजिकता में भी रहते हैं, धार्मिक के क्षेत्र में भी रहते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात काफ़ी जगह से आपके यहाँ लोग आते हैं। इतनी बड़ी ख्याति, इतनी बड़ी प्राप्ति, उसके पीछे का राज क्या है? देखिए मैं एक किसान के बेटे के यहाँ पैदा हुआ सरधना तहसील में। हमारा गांव जुलेडा है, तो जी। हमारे फादर ये चाहते थे कि हमारे दो बेटे हैं, एक टीचर बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए तो समाज सेवा हो जाएगी। तो हमारे जो हमसे बड़े भाई हैं वो एक टीचर थे एकड़ी गांव में, अब वो रिटायर हो गए हैं और हमें ऊपर वाले ने सौभाग्य दिया कि हम डॉक्टर बने। और जब हमने जहाँ से डॉक्टरी की है, उस सेवाग्राम एक जगह है वर्धा में, वो एक रूरल इंस्टीट्यूट है। उसमें ओपन जो सीट हैं वो 8 हैं आउट ऑफ 64, अब तो 100 हो गई हैं। तो 84 में हम वहाँ पहुँचे एमबीबीएस के लिए। तो वहाँ से हमें कंसेप्ट सीखने को मिला कि हम कैसे अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। इसमें अभी एनसीआर में एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर के अग्रवाल, जो अभी कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई है, हमारे सीनियर थे, सेम इंस्टीट्यूट से थे। तो वहाँ ये सिखाया जाता है कम्युनिटी वर्क कैसे करना है। हर स्टूडेंट को एक गांव बांट दिया जाता है, उस गांव में उसको अपनी सेवा देनी है। वहाँ के सब मरीज आते थे और उस पर्टिकुलर डॉक्टर को पूछते थे, उसके बाद वो उनकी सेवा करता था। तो ये जो वर्क है, ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम ने सिखाया है और वो अपने सभी स्टूडेंट को ये काम सिखाता है। तो हमारा एक ओरिएंटेशन कैंप होता है गांधी जी के आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में है। और फिर हमारी जितनी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं आसपास के एरिया में, उन पे कैंप होते हैं, जो करीब एक कैंप 6 महीने में 15 दिन का होता है, जहां हम सीखते हैं कि जितने भी गांव की अपनी बीमारियां हैं, उसमें टीबी है, उसमें हैजा है, या इस तरह की जितनी भी कॉमन बीमारियां हैं, फाइलेरिया है, उन सबको हमें कैसे ट्रीट करना है, ये सब वहाँ से सिखाया जाता था। तो एमबीबीएस हमने वहाँ से किया, फिर एमएस भी मैंने वहीं से किया ईएनटी में। तो जो वहाँ हमारे टीचर थे वो सब इसी बात को सिखाते थे कि अपनी जितनी भी अर्निंग है उसमें से हमें थोड़ा सा अपने समाज के लिए निकालना चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि वो पुअर है। और ये जो हमारा मंथली कैंप होता है, उसके लिए भी वहीं से इनिशिएटिव ये हमें मिला कि हमें मंथली कैंप करना चाहिए। और आइडियली जो सर्जन है उनको कम से कम एक हफ्ते में एक ऑपरेशन फ्री करना चाहिए, लेकिन मैं एक दिन में एक फ्री करता हूँ। और अप्रैल के टाइम पे जो मेरा फाउंडेशन डे है 7 से 17 अप्रैल तक, उसमें मैं 100 से ज़्यादा फ्री ऑपरेशन करता हूँ 8-10 दिन में। मैं एक ऐसा ईएनटी सर्जन हूँ जिसने जेल में ऑपरेशन किए हैं, गाजियाबाद जेल में। पूरे संसार में किसी ने जेल में ऑपरेशन नहीं किए हैं। एक हमने इंजेक्शन बनाया है बधिरता के लिए, जो हम कान की नस के पास लगाते हैं और उससे नेचुरल वे में बधिर बच्चा ठीक हो जाता है। ये अभी तक किसी ने संसार में नहीं बनाया है। जो लिम्का बुक है, उसमें हमने 3 बार अपना रिकॉर्ड अपने आप ही बनाया, अपने आप ही तोड़ा। हम 3 बार रजिस्टर हो चुके हैं। एक जो ये अपना वर्ल्ड बुक है, उसमें हमें सम्मान मिल चुका है लंदन में। हमें महात्मा गांधी सम्मान मिल चुका है लंदन में। और अभी मैं फिर 7 तारीख को लंदन में जा रहा हूँ स्टेम सेल थेरेपी सीखने के लिए, जो कि एनसीआर में या आसपास के एरिया में वो फर्स्ट होगा। स्टेम सेल से हम रीजनरेटिव थेरेपी कैसे करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे काम हैं वो सब अच्छे होते हैं। तो फिर पेशेंट एक दूसरे की सुन के माउथ टू माउथ
वो आते हैं हमारे पास, और ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं हमारे पास। बांग्लादेश से भी आते हैं, नेपाल से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं। इतने सारे पेशेंट हर जगह से आते हैं, और हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ किस एरिया में किस चीज़ की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किसको हमें एक्स्ट्रा देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ बैठे बैठे पता लग जाती हैं। और इसी के साथ साथ एक हमारी तकनीक है पर्दा बनाने की, जो हम कान के अंदर से बनाते हैं, पर इसको कान को काटते नहीं हैं। उसके लिए भी हमारे पास डॉक्टर उस टेक्निक को सीखने आते हैं, और हर समय हमारे पास 4 डॉक्टर रहते हैं, उनको हम उस तकनीक को सिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से देखा जाए आज की तारीख में एक डॉक्टर एमबीबीएस बनाने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है, और फिर जो लोग डॉक्टर का पेशा सीख के आते हैं, डिग्री लेके आते हैं, वो उस प्रोफेशनल को एक बिजनेस में चेंज कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी करुणा मैत्री की भावना देखा जाए तो एक बहुत कम लोगों में होता है वो करुणा मैत्री की भावना। वो करुणा मैत्री की भावना से आप जो है अपने इस क्लिनिक को चला रहे हैं, हॉस्पिटल को चला रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप काम करें, इस तरीके से और डॉक्टर्स को भी मैदान में आना चाहिए? हमारे इंस्टीट्यूट के तो सभी डॉक्टर ऐसे ही काम करते हैं, पर हम चाहते हैं कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं उनके भी स्टूडेंट इस तरीके से काम करें। वो गांव-गांव जाएं, विलेज सर्विस दें, इस तरह के कैंप करें जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में कैंप होते हैं। और ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर विलेज तक नहीं पहुंच पाता है, इस बहाने वहां तक पहुंच जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूट में इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, वो सब बच्चों को एक जैसे संस्कार देता है। जब हम एमबीबीएस की डिग्री लेके आते हैं तो एक हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है। हिप्पोक्रेटिक ओथ यही है कि हम जो अपने पुअर पेशेंट्स हैं उनसे कुछ चार्ज ना करें, और जो हमारी ही फैमिलीज हैं, जैसे डॉक्टर के फैमिली हैं, वो डॉक्टर कोई भी हो, बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीडीएस हो, उससे हमें चार्ज नहीं करना है। ये इस ओथ को लेकर हम लोग आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ओथ हम लेकर अपनी फील्ड में आ जाते हैं, तो हमारा मन तो उसको बोलता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पर एक होता है कि जब उनको इस तरीके से पैसा मिल रहा है, तो उसको फिर वो अर्निंग का सोर्स बना देते हैं, इवन अपने डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं उनको हमारा इंस्टीट्यूट यही सब बातें बताता है कि हमें उतना ही अर्न करना चाहिए जितना हम उतना ही अर्न करें कि जितना हम अपने खर्चे आराम से चला सकें, अपने परिवार के खर्चे आराम से चला सकें। अगर ज़्यादा अर्न करके हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो मैं आपको कैमरे पे नहीं बताऊंगा, वो फिर फिजूल वेस्ट हो जाता है कि अब वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, तो ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट कभी नहीं सिखाता। और वो खादी पहनना सिखाता है। उस वक्त में खादी पहनना, मैं 1984 की बात कर रहा हूँ। अब तो खैर ये बहुत महंगी हो गई है खादी, लेकिन उस वक्त पे खादी कोई पहनना पसंद नहीं करता था। वो ये कहते हैं कि अपना ही जो यहाँ का बना हुआ वस्त्र है, खादी हमारे इंडिया का बना हुआ वस्त्र है, उसको हमें पहनना चाहिए। हम अंग्रेज़ों को ये सब जितने भी इस तरह का है वो क्यों दें। तो ये जो टेक्निक है, हमारा इंस्टीट्यूट ये सिखाता है कि हम जितनी भी ये टेक्निक है हम बाहर से सीखें, अपने यहाँ अप्लाई करें, और इंडिया में सबको बताएं कि इंडिया भी इतना ही काबिल हमारा देश है जितने और सब कंट्रीज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूँगा। अगर चैरिटी की बात की जाए, आप खुद एक मतलब इस दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा आप प्रसिद्ध हैं चैरिटी के मामले में। कहीं न कहीं कोरोना की बात की जाए, कोरोना से बाद की बात की जाए, अभी हाल ही में इलेक्शन की बात की जाए, तो आपने कहीं न कहीं लोगों को फ्री किट जो है आपने वो जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, अपनी एम्बुलेंस पूरे गाजियाबाद में दौड़ाई कि जो सबसे पहले वोट डाल के आएगा और अपनी सेल्फी देगा, हम उसको जो है। तो इस चैरिटी के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये देखिए, जो हमने ये किया था, फर्स्ट एड किट हमने बांटे थे कि जो इस तरह का निशान हमें दिखाएगा आगे, उसको हम फर्स्ट एड किट देंगे। उसका मोटिव ये था कि हमें जो फर्स्ट फेज है उसमें ये मालूम पड़ा कि इलेक्शन में लोग आ नहीं रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम कोई इस तरह का काम करें अपनी जनता के लिए, समाज के लिए, कि जिससे इलेक्शन में लोग आएँ। और ये जो होता है इलेक्शन
का जो टाइम है ये हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है। हम मानते हैं दिवाली अच्छा पर्व है, होली अच्छा पर्व है, लेकिन अपनी गवर्नमेंट को चुनना हम सबसे अच्छा पर्व मानते हैं, उसमें अधिक से अधिक लोग निकलें। उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्कूल हैं, जैसे एक स्कूल बच्चों का है विजयनगर में, उसको हमने गोद लिया हुआ है, उसमें 5000 बालिकाएं हैं। और स्कूलों में भी हम कुछ बीमारियों के बारे में टीचिंग करते हैं, जैसे रेबीज़ के बारे में करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में करते हैं, डेंगू के बारे में करते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है कि हम डेफनेस पे, कैंसर पे, इस जो एंटी टोबैको मुहिम है उस पे हम ये सारा करें। लेकिन जो मेन सोर्स है इंस्पिरेशन का वो इंस्टीट्यूट ही है। अगर और सब इंस्टीट्यूट भी इसी तरीके से करें और हमारे इंस्टीट्यूट से कुछ सीखें तो वो उनके बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे और फिर हमारा समाज थोड़ा सा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखे जाए जिस तरीके से आपने बताया, कुछ बच्चों के जो है फ्री ऑपरेशन भी करते हैं, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं। अभी हाल ही में 5 दिन से एक पेशेंट जो है संजय शर्मा पत्रकार जो है, जो सीनियर पत्रकार हैं गाजियाबाद के अंदर, वो भी आपके यहाँ एडमिट है। तमाम पत्रकार लोग भी आपके यहाँ आके आपका शुक्रगुजार, आपको धन्यवाद भी अदा कर रही है कि भाई एक ऐसे व्यक्ति की आपने जान बचाई जो पिछले काफी समय से 40 सालों से क्षेत्र में पत्रकारिता का काम कर रहा है, उसके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ, उनके लिए मैं ये कहूँगा, देखिए इतने पुराने पत्रकार हैं संजय जी, हम उनको यहाँ 27 साल तो मुझे ही हो गए हैं, उससे पहले से वो यहाँ कार्य कर रहे हैं। और जब उनके हालात के बारे में हमें पता लगा कि उनको पेट में कोई शिकायत हो रही है, तो हमने अपनी फिजिशियन से बात की, डॉक्टर अरविंद डोगरा से। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उनको यहाँ बुलवा लेते हैं, आईसीयू में रखेंगे, कुछ जांचें करेंगे। तो उनकी जांचें वगैरह जो हमने की, तो उसमें जो लीवर है उनका, उसमें एब्सिस मिला, लेकिन हमें कुछ डाउट था कि कहीं कैंसर वगैरह कोई इस तरह की कोई ग्रोथ ना हो। तो ऊपर वाली कृपा से उनको इंजेक्शन एंटीबायोटिक के दे के और सूजन की दवाइयाँ दे के अब वो उनको आराम है काफ़ी, और अब इम्प्रूव कर रहे हैं धीमे धीमे। कल तक उनके इंजेक्शन चलेंगे। पर मैं ये आपको बता दूं कि ये जहाँ आप बैठे हैं पहला सेंटर है कि यहाँ आर्मी से हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ हम पुलिस से कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, उनकी हम मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और जो गरीब हैं उनकी भी मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हमें जहाँ भी लगता है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उनका हम फ्री सर्विस या फ्री मेडिसिन ऐसा कुछ कर देते हैं। अपने स्टाफ का तो करते ही हैं, उनके जानने वालों का भी करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में होती रहती हैं। और जो मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, 2 बिल्डिंग, ये रेंटेड बिल्डिंग है, ये अपनी बिल्डिंग नहीं है मेरी। ये हमने रेंट पे सिर्फ इसलिए लिया है कि हम सोच रहे थे कि एक छोटे अस्पताल को हम एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर स्टार्ट करके देखते हैं। तो इसके बावजूद भी हम यहाँ का रेंट भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, 50 मेरे पास स्टाफ भी है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमें ये लगता है कि हमें कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आती नहीं है, उसको हम आराम से कर पाते हैं सबको। तो मैं और लोगों से भी ये करूँगा जिनके अपने अस्पताल हैं, जिनको रेंट नहीं देना पड़ता है, वो भी इस मुहिम को स्टार्ट करें और फिर देखें उनको वो कितना अच्छा लगता है, अंतरात्मा को कितना अच्छा लगेगा उनके, जब इस तरह की सेवा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में चलते चलते अगर देश और दुनिया के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं इस देश के समग्र विकास के लिए? वो देखिए, आपके चैनल से के माध्यम से मैं जो हमारे बच्चे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी एंटी टोबैको डे हट के गया है। तो यहाँ जो स्मोकिंग का पैटर्न चल रहा है, ड्रग्स का पैटर्न चल रहा है, शराब का जो पैटर्न चल रहा है, उससे दूर रहें, क्योंकि 40% जो हमारे युवा हैं उन्हीं के ऊपर हमारे देश का भार है। उनको ये देखना है कि हमें अपनी कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ जितनी भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, रेप की दिक्कतें ज़्यादा हैं, या जो यहाँ गुंडागर्दी चलती है, जो चोरियाँ होती हैं, उससे यूपी हमारा पहले ही बदनाम था, पर अब कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ लगता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने हमारे यहाँ सब युवा हैं वो यहाँ से एजुकेशन लें और यहीं इतनी मेहनत करें
कि हमारा देश ऊपर जाए। आजकल जो जितने भी विदेशी हैं वो सब हमारे बच्चों को ले जाके उनका ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। यूरोप में काफ़ी हमारे बच्चे हैं, हमारे यूएस में बच्चे हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में। हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन हमारे देश को आगे बढ़ाए और इतनी ऊंचाई पे ले जाए कि हमारा कंट्री नंबर 1 कंट्री बने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर। ठीक है।